हमजाद एपिसोड नंबर 10। जेल पर मिलिट्री वाले कब्जा कर चुके हैं। जिस वक़्त आप दोनों टूटी हुई दीवार अबूर कर रहे थे, उस वक़्त मिलिट्री अफीसर की नज़र आप दोनों पर पड़ गई। उन्होंने आप दोनों पर फायर भी किए, मगर खुशकिस्मती से आप उस वक़्त तक दीवार अबूर कर चुके थे। मुसलसल धमाकों में आपने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। हमजाद ने मेरे साथ भागते हुए कहा। मैं भागते भागते एकदम ठटका। मेरे सामने रेलवे लाइन थी और सामने से ट्रेन आ रही थी। इस वक्त रेलवे लाइन अबूर करना ख़तरनाक था। अभी मैं सोच ही रहा था कि उसका अजहार हमजाद से करूं कि उसने मुझे और जब्बार को उठाया और एकदम रेलवे इंजन के सामने से दूसरी तरफ निकल गया। अभी मैं कुछ भी समझ ना पाया थे कि एक मर्तबा हम दोनों के जिस्म आहिस्ता से फ़िज़ा में बुलंद हुए और दूसरे लम्हे हम दोनों रेल के एक डब्बे में थे। गालबन हमजाद ने एहतियातन ऐसे डब्बे का इंतखाब किया था जो कतई खाली था। जब्बार हैरत ज़दा सा मेरी तरफ देख कर बोला, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि तुम रात भर के जागे हुए हो, आराम करो। तुम्हारे लिए फ़िलहाल इतना जान लेना ही काफ़ी है कि हम इस वक्त मिलिट्री से बचकर किसी महफूज मकाम की तलाश में जा रहे हैं। मैंने जब्बार की बात का जवाब दिया। एक आरामदा फर्स्ट क्लास का डब्बा था। अब तक मेरे इल्म में नहीं था कि ट्रेन किस तरफ जा रही है। जब्बार ऊपर के एक बर्थ पर चढ़ गया। मैं फिर हमजाद से मुखातब हुआ। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें ट्रेन में चढ़ना था तो तुमने ये ख़तरा क्यों मोल लिया कि तेज़ रफ्तार ट्रेन के सामने से हम दोनों को उठाकर एकदम गुजर गए? दूसरी बात ये कि ये ट्रेन किस तरफ जा रही है? आपकी पहली का बात का जवाब तो ये है कि आप दोनों का तआकुब किया जा रहा था। अगर दूर से भी मिलिट्री वाले आप दोनों को ट्रेन में सवार होता देख लेते तो अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकवा दी जाती। मैंने इसीलिए ये ख़तरा मोल लिया ताकि वो समझें कि आप दोनों अभी तक कूल में हैं और आपको सिर्फ यहीं तलाश करें। गालबन आप समझ गए होंगे। हमजाद ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैं उसकी जहानत का कायल हो गया। वाकई तुमने ज़हीन होने का सबूत दिया। मेरे जहन में दूर तक ये बात नहीं थी। आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि ये ट्रेन अकबराबाद की तरफ जा रही है। मेरी राय है कि हम पहले अकबराबाद पहुंचकर कुछ दिन आराम करें ताकि इस अरसे में जब्बार भी जिस्मानी और जहनी तौर पर कतई सेहतमंद हो जाए। फिर इस सिलसिले में आपके साथ भरपूर ताअवुन इश्तराक करें। तुम ठीक कहते हो, मैंने हमजाद की तायद की। मैं अभी आप दोनों के लिए अकबराबाद तक के टिकट लाए देता हूँ ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। और हाँ, लिबास भी इसलिए कि ये जेल के कपड़े आपको मुसीबत में गिरफ्तार करा सकते हैं। ये कहकर हमजाद रवाना हो गया। मैंने देखा कि जब्बार के साथ वाले बर्थ पर करवटें बदल रहा है। मैंने उसे मुखातब किया, क्यों, क्या नींद नहीं आ रही? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सो जाऊँ, मगर जब्बार कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ हाँ, क्या बात है, बोलो, मैंने पूछा। वो अपनी बर्थ से उतरकर मेरे करीब आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर थकन के अलावा खौफ के भी आसार थे। फिर वो मुझसे बहुत नज़दीक आकर आहिस्ता से बोला, वो मुझे सोने नहीं दे रहा। मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि सो जाऊँ, मगर वो मुझे जगा देता है। लेकिन तुम्हें कौन जगा देता है? साफ साफ कहो, मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। वो मेरा जब्बार हकलाया और अपने सामने किसी को मुखातब करके चीखा, क्या चाहते हो? हालांकि मैं देख रहा था कि उसके सामने कोई नहीं था। वो फिर बोला, काम काम काम। अभी मुझसे कुछ मत पूछो, अभी तुमसे मुझे कोई काम नहीं। जब काम होगा तो बुला लूँगा। वो फिर खामोश हो गया, जैसे कुछ सुन रहा हो। मैं उसकी इन हरकत से समझ गया कि वो अपने हमजाद से महू गुफ्तगू है। फिर तो क्या तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगे? जब्बार की आवाज़ फिर सुनाई दी। गालबन उसके हमजाद ने उसे कुछ कहा था। अच्छा, तो फिर जाओ और सारी दुनिया का चक्कर लगा कर आओ।
जब्बार ने झंझला कर कहा। अपने हमजाद की किसी बात के जवाब में कहा। फिर वो बड़बड़ाया, इस तरह कम अज़ कम कुछ देर तो मैं आराम कर सकूँगा। उसी वक़्त मेरा हमजाद लिबास हाथ में लटकाए डब्बे में दाखिल हुआ और आते ही जल्दी से बोला, अब से कुछ देर बाद एक स्टेशन आने वाला है, उससे पहले आप दोनों ये लिबास चेंज कर लें, इसलिए कि मुमकिन है कोई और शख्स इस डब्बे में सवार हो जाए और वो आपको कैदियों के लिबास में देखकर रेलवे पुलिस को मतला कर दे या कोई टिकट चेकर आ जाए। हमजाद ने लिबास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने उससे लिबास लेकर एक शेरवानी कमीज़ और पाजामा तो जब्बार की तरफ बढ़ा दिया और दूसरा खूब ज़ेबे तन करने लगा। जब्बार के और मेरे जिस्म में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। जब्बार ने भी मेरी तकलीद की। फिर जब हम लिबास पहन चुके तो हमजाद ने मुझे बहुत से रुपए दिए जो मैंने शेरवानी की दोनों बड़ी जेबों में भर लिए। उसी के साथ हमजाद ने मुझे टिकट भी थमा दिए और मैंने जेल के कपड़े हमजाद को दे दिए। वो हम दोनों के कपड़े लेकर चला गया, गालबन उन्हें ठिकाने लगाने। इधर उधर हो गया। उधर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगी। अब दिन पूरी तरह निकल आया था। मुझे याद नहीं वो कौन सा स्टेशन था। मैं ट्रेन से नीचे उतरा। अपने और जब्बार के लिए मैंने नाश्ते का इंतज़ाम किया और फिर डब्बे में वापस आ गया। नाश्ते के दौरान मैंने उससे पूछा कि वो मुझसे क्या बात कहते कहते रुक गया था। इस सवाल के साथ ही एकदम उसके चेहरे पर मुझे खून की अलामत महसूस हुई। फिर वो अपने दाएं तरफ देखकर बोला, तुम इतनी जल्दी सारी दुनिया का चक्कर लगा आए। उसके तर्ज़े कलाम से मैं समझ गया कि वो अपने हमजाद से मुखातब है। मैं इस सूरत हाल से कुछ उलझने लगा। मैंने अपने हमजाद को तलब किया। अब मैं नाश्ता ख़त्म कर चुका था। मेरी समझ में नहीं आता कि जब्बार को क्या परेशानी है। मैंने जब्बार के बारे में तफसील से बताया और कहा कि तुम मुझे इस बारे में बताओ कि क्या मामला है। हमजाद से ये गुफ्तगू करने से पहले मैं जब्बार के पास से उठकर डब्बे के दरवाजे में आ खड़ा हुआ ताकि जब्बार मेरी गुफ्तगू ना सुन सके। यूं भी मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा था। मेरी बात सुनकर हमजाद चंद लम्हे किसी सोच में गुम रहा। फिर आप बड़बड़ाया, यकीनन यही बात है। क्या? जब्बार से अमल के आखिरी मराहल में एक सख्त गलती हो गई है जिसका अजाला नामुमकिन है, हमजाद ने अफसरदा लहजे में कहा। हालांकि आपने उसे तमाम बातें अच्छी तरह जहन नशीन करा दी थी, लेकिन शायद एक बात उसके जहन से निकल गई। उस वक़्त मुझे भी कुछ एहसास हुआ था कि शराइत में यकीनन कुछ गड़बड़ हुई है, मगर हालात उस वक़्त इतने हंगामी थे कि मुझे उस मसले पर ज़्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिला। अब आपने मुझे तमाम बातें बताई हैं तो मैं फ़ौरन समझ गया हूँ कि मैं उस वक़्त क्यों खटका था, लेकिन अगर उस वक़्त भी ये मालूम हो जाती तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसे वक़्त किसी दूसरे हमजाद की मुदाखलत दो हमजादों में दुश्मनी का सबब बन जाती है, जबकि मुझे आइंदा उससे मदद दरकार थी और दोस्ती की ख्वाहिश थी। हमजाद कुछ देर के लिए रुका और फिर कहने लगा, जब्बार का हमजाद उस पर पूरी तरह ज़ाहिर हो गया तो उसने शराइत तय की, लेकिन अब्दुल जब्बार जो बात तय करना भूल गया था वो ये थी कि उसने अपने हमजाद से ये तय नहीं किया कि वो सिर्फ उसी वक़्त ज़ाहिर होगा जब वो उसे बुलाएगा और हर वक़्त उससे वो पूछता रहेगा कि मुझे काम बताओ। वो हर वक़्त कोई ना कोई काम की रट लगाए रहेगा। इसी सबब की वजह से जब्बार का हमजाद उदास से अलग नहीं हो रहा। बहरहाल, लेकिन बकौले तुम्हारे अब हो भी क्या सकता है। इस सूरत में तो जब्बार सख्त मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएगा। एक तरफ तो मैं पारा के हमले और अखराज खून के सबब वैसे भी उसे काफ़ी आराम व सकून की ज़रूरत है, दूसरे मुसलसल अमल मसरूफ़ रहने और पूरी तरह आराम ना मिलने से नींद अमल के दौरान अजीब व गरीब वाक़यात से दो चार होने की वजह से वो नडाल और थका हुआ है। अगर इन हालात में उसे आराम ना मिला, उससे अगर सोने ना दिया गया तो वो अपना जहनी तवाज़न खो बैठेगा। उसके आसाब जवाब दे जाएंगे। मुझे और तुम्हें कोई ना कोई ऐसी सूरत ज़रूर निकालनी पड़ेगी कि उसे आराम और नींद मिल सके। मैंने हमजाद से कहा, फ़िलहाल तो मेरे जहन में कोई ऐसी तजवीज़ नहीं जो आपको बता सकूं,
اور جس پر عمل کر کے جبار کو اس مصیبت سے نجات دلائی جا سکے، یقیناً اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ بہرحال میں اس سلسلے میں سوچوں گا، آپ بھی غور کیجئے۔ حمزاد نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی غور کروں گا۔ اب تو اکبر آباد پہنچ کر ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ گاڑی وہاں کب تک پہنچے گی؟ میں نے حمزاد سے پوچھا۔ شام کے قریب پہنچ جائے گی، حمزاد نے جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی پورا دن پڑا تھا۔ میں نے حمزاد کو جانے کی اجازت دی اور دوبارہ ڈبے کے اندر آ گیا۔ اب تک میں دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اندر آ کر میں جبار کی طرف بڑھا، جو سر پکڑے بیٹھا کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ جبار، میں تمہارے دکھ سے بے خبر نہیں ہوں میرے عزیز۔ اگر تم نے میری باتوں کو پوری توجہ سے سنا ہوتا، اگر میری ہدایات اچھی طرح ذہن نشین کی ہوتی، تو آج تم اپنے حال پر اتنے افسردہ اور کبیدہ خاطر نہ ہوتے۔ بہرحال اب جو کچھ ہو چکا ہے اس کی تلافی ناممکن ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں کوئی ایسی صورت ضرور نکال لوں گا کہ تم سکون و آرام پا سکو، مگر اس کے لیے وقت درکار ہے تاکہ میں اس مسئلے پر پوری طرح سوچ سکوں۔ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں پوچھنا کہ تم کس عذاب میں ہو، میں سب جانتا ہوں۔ تم نے پوچھا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو سنو، ہماری منزل اکبر آباد ہے۔ وہاں پہنچ کر ہم لوگ کچھ دن سکون و اطمینان سے بسر کریں گے تاکہ ملٹری اور پولیس ہماری طرف سے بے فکر ہو جائے، ورنہ اگر اسے پتہ چل گیا یا حکومت کی نظر میں ہم آ گئے تو تمام معاملہ بگڑ جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں جو اکبر آباد پہنچ کر کروں گا۔ میں نے جبار کو تسلی دی تاکہ وہ حالات سے گھبرا کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی اور گاڑی اکبر آباد کے اسٹیشن پر رکی۔ میں خاموشی سے جبار کو لے کر اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ اسٹیشن کی عمارت کے باہر آ کر میں نے اس سے کہا، ہمیں یہاں اپنا نام بدل کر رہنا ہوگا۔ آج سے تمہارا نام رزاق اور میرا نام اسحاق ہے اور ہم دونوں بھائی بھائی ہیں، سمجھ گئے؟ جبار نے تائید میں گردن ہلائی۔ یہ احتیاط اس لیے ضروری تھی کہ بھولے سے بھی کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ جبار بھی غالباً میرا مطلب سمجھ گیا، اس لیے اس نے تائید کی۔ میں نے حمزاد کو طلب کیا، یہ شہر بھی میرے لیے قطعی نیا ہے، کہاں چلنا ہے؟ فی الحال قلعے چلیے، یہاں سے قریب ہی ہے، اور وہاں سرائے بھی ہے جس میں آج رات بسر کی جا سکتی ہے۔ کسی مکان کا انتظام کل صبح ہی ہو سکتا ہے۔ اب تو یوں بھی دن ڈھل چکا ہے، حمزاد نے جواب دیا، اور میں نے ایک یکا قلعے کے لیے کر لیا۔ راستے میں ایک جگہ ہمارے یکے کو رکنا پڑا۔ معلوم ہوا کہ کوئی بڑا انگریز افسر اپنی بیگم کے ہمراہ ادھر سے گزر رہا ہے، اس لیے کچھ دیر کے لیے راستہ بند کر دیا گیا۔ یکا ایک طرف کھڑا ہو گیا کیونکہ قلعہ تک پہنچنے کے لیے یہی راستہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے اور لوگ بھی انگریز افسر اور اس کی بیوی کی سواری دیکھنے کے منتظر تھے۔ میں بھی جبار کو لے کر اس بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ لوگوں کی گفتگو سے پتہ چلا کہ یہ انگریز افسر آج کل دہلی سے یہاں معائنے پر آیا ہوا ہے اور اس کا تعلق مرکز سے ہے۔ کچھ دیر بعد ہی ایک 4 گھوڑوں کی کھلی بگی میں افسر اور اس کی بیوی کو میں نے گزرتے دیکھا۔ میری نظر جیسے ہی اس کی نیلی آنکھوں والے نوجوان اور اس حسین انگریز لڑکی پر پڑی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آج ایک طویل عرصے بعد مجھے اس انگریز لڑکی کی ایک ہی جھلک نے دیوانہ کر دیا۔ سواری کب کی بھی گزر چکی تھی، لوگ چھٹ گئے، مگر میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا، یہاں تک کہ عبدالجبار نے مجھے ٹوکا۔ میں اس کے ہمراہ یکے میں بیٹھ کر دوبارہ سفر کرنے لگا۔ راستے بھر اس نیلی آنکھوں والی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ سرائے میں ایک کمرہ حاصل کر کے سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ حمزاد کو طلب کر کے اس لڑکی کو بلانے کی خواہش ظاہر کر دی، لیکن حمزاد نے مجھے صرف ایک رات اور صبر کرنے کے لیے کہا، اور اس مرتبہ میں نے اس کی بات مان لی، کیونکہ کئی بار اس کی بات نہ مان کر میں نے سخت پریشانی اٹھائی تھی۔ اس رات جبار تو خیر مجبوراً نہ سو سکا کیونکہ اس کا حمزاد اسے جگائے ہوئے تھا، لیکن مجھے اس انگریز افسر کی بیوی کا خیال نہیں سونے دے رہا تھا
जिस का नाम तक मुझे नहीं मालूम था। इसी तरह सुबह हुई और मैं जब्बार के हमरा अपने हमजाद के मशवरे पर यक्के में बैठकर ताजगंज के लिए रवाना हुआ। उस ज़माने में मकान किराए पर उठाने का रवाज ना होने की हद तक था। ज़्यादातर लोग साहिब जायदाद होते थे। गरीब से गरीब आदमी के पास मकान ज़रूर होता था, क्योंकि ये ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। सदियों से एक जमा जमाया मुआशरा था। हमजाद ने ताजगंज में जल्द ही एक ऐसा मकान ढूंढ निकाला जो बराए फ़रोख्त था। ये मकान ताज महल से कुछ ही फासले पर था। हर चंद के निस्बतन छोटा था, मगर बहुत खूबसूरत मुगलिया तर्ज़ तामीर का था। पैसों का तो मसला ही नहीं था। मालिक मकान ने जो मांगा मैंने मंजूर कर लिया। उसी वक़्त तमाम लिखत पढ़त हुई और सारा मसला तय हो गया। हमजाद ने मिनटों में तमाम मकान साफ़ कर दिया। अब मसला साजो सामान और आराइश का था, सो वो भी उसने पलक झपकते तमाम कर दिया। मकान दुल्हन की तरह सज गया। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि अब से चंद मिनट पहले जिस मकान की हालत घोड़े की सी थी, अब इतनी जल्दी किस तरह एक आलीशान कोठी में तब्दील हो गया। मगर हमजाद के लिए ये एक मामूली सी बात थी। मैं रात भर का जागा हुआ था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही बेखबर हो गया। जब्बार भी करीबी से मसहरी पर लेटा हुआ बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थी और हालतें नीम पागलों की सी थी, क्योंकि एक तो जिस्मानी कमज़ोरी, फिर उस पर बेदारी। वो रातों का जागा हुआ था, मगर उस वक़्त तो बजाय उसकी हालत पर रहम आने के खुद पर तरस आ रहा था। इसलिए सोने से पहले जब्बार को एक नज़र देखकर मैंने दानिस्ता उसे मुखातब नहीं किया। दोपहर के बाद मेरी आंख खुली। हाथ धोकर मैंने हमजाद को तलब करके खाना मंगवाया। जब्बार अब तक ना सो सका था। वो मुझे उठता देखकर खुद भी उठ बैठा और थकी थकी आवाज़ में बोला, कमर तख्ता हो गई है। लेटे लेटे फिर हुआ। मैं हाथ नचाता हुआ बोला, 100 बार कह चुका हूँ मुझे कोई काम नहीं, मगर तुम्हें तो सिर्फ एक रट है कि कोई काम कोई काम। मैं समझ गया कि उसका हमजाद उसे परेशान कर रहा है। तभी वो मुझसे बात करते करते एकदम से उसे मुखातब हो गया। मैंने उसे खाने पर बुलाया। वो खामोशी से साजुकाए खाना खाता रहा। फिर एकदम चीख कर बोला, बके जा, मैं सुन ही नहीं रहा तेरी बकवास। मुझे जब्बार पर वाकई बहुत रहम आ रहा था। अगर कुछ दिन और उसकी यही हालत रही तो वो यकीनन पागल हो जाएगा या खुदकुशी कर लेगा। रात होना मेरे लिए दूभर हो रहा था। जूं जूं दिन गुजरता जा रहा था, मेरी बेताबी बढ़ती जा रही थी। खैर, किसी तरह वो कड़ा आजमाइशी वक़्त भी गुजर गया। वो लम्हा आया जब मैंने हमजाद से कहा कि उस सफ़ेद परी को उठा लाओ। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद हमजाद इस फितना क़यामत को लेकर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और मसहरी की तरफ बढ़ा, और फिर रात कब गुजरी कैसे गुजरी पता ही ना चला। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा और कमरा खोलकर गुस्ल खाने की तरफ जाने लगा तो मेरे समाज से जब्बार की आवाज़ टकराई, अबे क्यों मेरी जान के दर पे हुआ है, सोने दे, खुदा के लिए मुझे सोने दे। मान मुझे एक ख्याल मेरे जहन में बिजली की तरह कूदा और मैं बजाय गुस्ल खाने की तरफ जाने के उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा खटखटाया। जब्बार की आवाज़ सुनाई दी, कौन है? मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया। उसके बाहर आते ही मैंने कहा, तुम सोना चाहते हो ना? हाँ हाँ, मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन वो मनहूस मुझे सोने नहीं देता। जब्बार ने पागलों की तरह कहा, घबराओ मत, तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम सो जाओगे। जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो। मैंने उसे तसल्ली दी। बता जल्द बता, वरना वो मुझे जगा जगा कर मार डालेगा। वो फिर चीखा, तुम्हारी नींद की दवा मेरे कमरे में है। तुम्हें याद होगा कि तुमने अपने हमजाद से ये मुआहदा किया है कि वो नापाकी की हालत में तुम्हारे पास नहीं आएगा। जब्बार बेख्तियार मेरे कमरे की तरफ बढ़ा। उसने मेरी बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा था। गालबन वो मेरी बात अच्छी तरह समझ चुका था और मैं गुस्ल खाने की तरफ बढ़ता हुआ ये सोच रहा था कि ये बात मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आई। मैं जब गुस्ल खाने से नहाकर निकला तो एहतियातन कुछ देर सहन में टहलता रहा, इसलिए कि मुमकिन है कि जब्बार अभी तक
मेरे कमरे में हो, मगर काफ़ी देर बाद भी जब वो कमरे से ना निकला तो मुझे मजबूरन कमरे में दाखिल होना पड़ा। जब्बार के दरवाज़ा भी लगाना ज़रूरी नहीं समझा था। वो बेखबर मेरी मसहरी पर सो रहा था। मैंने अपने हमजाद को तलब किया और उसके ज़रिए उसके कमरे में पहुंचवाया, फिर लड़की को उठाकर रवाना कर दिया और सोने के लिए लेट गया। दूसरे दिन दोपहर से कुछ पहले ही मेरी आंख खुल गई। मैं उठ के जब्बार के कमरे की तरफ गया। वो अभी तक सो रहा था। मैंने उसके जिस्म पर चादर डाल दी। वाकई वो अंग्रेज़ लड़की उसके लिए नींद की गोली साबित हुई। वो कई रातों का जागा हुआ था, इसलिए मैंने उसे जगाया नहीं। मैं अपने कमरे में लौट आया और हमजाद को तलब करके आइंदा के लिए मंसूबा बनाने लगा। हमजाद ने मेरी रात वाली हरकत की मुझे बहुत दाद दी। फिर उसने कहा, यहाँ अकबरा आबाद में बेमकसद वक्त गंवाना मेरे ख्याल से ला हासिल है। मैं समझता हूँ कि जब्बार को जिस्मानी तौर पर बहाल होने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता लगेगा। उसके फ़ौरन बाद हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन मैं पारा ने अपनी शिकस्त कबूल नहीं की और वो कभी भी और कहीं भी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। हमें ये हफ्ता गुजरते ही फ़ौरन मीरठ के लिए रवाना हो जाना चाहिए। मैंने हमजाद की तायद करते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। इस अरसे में जब्बार को भी इस पर आमादा कर लूँगा कि वो मैं पारा के ख़िलाफ़ हमारा साथ दे, और मैं समझता हूँ कि वो बखुशी इस पर आमादा हो जाएगा। अब आराम और नींद से उसकी ज़हनी हालत भी मामूल पर आ जाएगी। वो पूरा हफ्ता नहायत सब्र सकून से गुजरा। जब्बार जिस्मानी और ज़हनी तौर पर अब पूरी तरह सेहतयाब हो चुका था। उस अरसे में पाबंदी से उसके लिए मुख्तलिफ अद्वियात का इंतज़ाम करता रहा और आराम से उसकी खोई हुई सेहत हैरत अंगेज़ तौर पर दोबारा वापस आ गई। लेकिन वह अब तक नापाकी की हालत में था, इसलिए कि उसका हमजाद उससे दूर था। अंग्रेज़ अफसर की शराबी बीवी, जिसका नाम मारिया था, अब वो मुझसे किसी हद तक मानूस हो चुकी थी, मगर वो उर्दू कतई नहीं जानती थी, वरना मैं अंग्रेज़ी उस लिए सिर्फ अशारों कनायों से काम चलता था। उसका नाम भी मुझे हमजाद से मालूम हुआ था। उसका शोहर आइंदा हफ्ते दिल्ली जाने वाला था। मैंने सिर्फ मारिया पर इसलिए भी इत्तफाक किया था कि कोई नया हंगामा मेरे ख़िलाफ़ ना खड़ा हो जाए, और जो मैं नहीं चाहता था। मारिया भी मुझसे बेइंतहा खुश थी। वो अपनी ज़ुबान में नामालूम क्या क्या कहती, जिसे सिर्फ इतना समझा जा सकता था कि वो मुझसे बेहद खुश है। इसी अरसे में मैंने जब्बार को पूरी तरह तैयार कर लिया। बस वो ज़रा अपने हमजाद की मौजूदगी से खाइफ था कि उसके खौफ को मैंने ये कहकर दूर कर दिया कि जब ये चाहेगा उसका हमजाद उसके पास ना आए, मैं उसके लिए ऐसा बंदोबस्त कर दूंगा। मेरी बात से वो मुतमिन हो गया और अब पूरी तरह मैं पारा के साथ मार्के में मेरा हर हुक्म बजा लाने को तैयार था। जिस दिन मैंने जब्बार के साथ अकबरा आबाद से मीरठ रवाना होने वाला था, मैंने अपने तसव्वुर की कुव्वत को काम में लाया। मैंने मैं पारा का तसव्वुर किया। आंखें बंद करते ही उसका हसीन और खूबसूरत चेहरा मेरे सामने था। मैंने उसे मुखातब किया, मैं जानता हूँ कि तुम इस बात से बाखबर हो चुकी हो कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और मुझे ये भी खबर है कि तुम मेरी आवाज़ सुनने की भी अहल हो। तो सुनो कि तुम्हारी तबाही तुम्हारी तरफ आ रही है। हम आ रहे हैं और आने से पहले तुम्हें आगाह कर देते हैं। अगर तुम हमें रोक सकती हो तो रोक लो। इस वक्त ये कहकर मैंने आंखें बंद कर लीं और मेरा सिलसिला तसव्वुर तर्क हो गया। मैं उस वक़्त इतना जज्बाती हो गया कि मैंने मैं पारा का जवाब सुनने की भी ज़रूरत महसूस ना की। जब्बार अपने कमरे में था। मैं उसे बता चुका था कि हमें आज ही अकबराबाद छोड़ देना चाहिए। अभी मेरे सामने किसी मसले और दरपेश थे। कुछ सोचकर मैं जब्बार के कमरे की तरफ चला ताकि पहला मरहला तो तय हो। मैं जैसे ही उसके कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हंस पड़ा कि जब्बार ने कमरे का तकरीबन तमाम साजो सामान बांध रखा है और अब वो एक संदूक में अपने कपड़े और ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया संभाल कर रख रहा है। संदूक के बराबर ही बिस्तर बांध रखा था। जब्बार की पुश्त दरवाजे की तरफ थी। मेरी हंसी की आवाज़ सुनकर उसने गर्दन घुमाई और सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा।
کیوں، کیا تمہارا ہمزاد چلا گیا؟ ہاں، جبار نے مختصر سا جواب دیا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اس کے ادا کیے ہوئے لفظ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کے لہجے اور آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اب پرسکون ہے، مگر چہرے کے تاثرات قطعی مختلف تھے، جیسے وہ مجھ سے سخت برہم اور کبیدہ حاضر ہو۔ مجھے جبار کا یہ انداز قطعی پسند نہیں آیا اور مسحری سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ جبار اسی طرح مسحری پر بیٹھا رہا۔ ایک بار جب ٹہلتے ٹہلتے میری پشت اس کی طرف ہوئی تو اچانک میری چھٹی حس نے مجھے خطرے کا احساس دلایا اور میں ایک دم جبار کی طرف بڑھا۔ میں یہ دیکھ سکتے میں رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا اور وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ خطرہ سامنے دیکھ کر میرے تمام حواس بیدار ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے میں جبار پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ میرے چھلانگ لگاتے ہی وہ چیخا اور مسحری سے نیچے لڑک گیا۔ میں نے اسے اپنی گرفت سے نکلنے نہ دیا۔ میں اس کے خنجر والے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ جبار شاید اس اچانک حملے کا متوقع تھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن تھا کہ اب جبار کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ کر کسی طرف جا پڑا ہے۔ جبار جسمانی طور پر مجھ سے بہت زیادہ کمزور تو نہیں تھا، مگر گزشتہ دنوں کی مسلسل ریاضت اور مے پارہ کے حملے نے اس کے کس بل نکال دیے تھے اور اب میں وہ دونوں نہتے تھے۔ یہ دیکھ کر میری ہمت بڑھی اور میں نے جبار کو ایک مرتبہ پوری قوت سے رگید دیا۔ یہ حملہ وہ برداشت نہ کر سکا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی چل گیا۔ اس کے بھرپور گھونسے نے میرا جبڑا ہلا دیا تھا۔ میں اچھل کر دوسری طرف گرا۔ رو بے رو کسی سے لڑنے کا میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا۔ مجھے طیش اور غصے میں اس وقت یہ سبھی خیال نہ آیا کہ اپنی مدد کے لیے حمزاد کو پکاروں۔ اس کی ایک درجہ یہ بھی تھی کہ میں جسمانی طور پر خود کو جبار سے بہتر تصور کر رہا تھا۔ میں طیش میں بھرا ہوا تھا اور جبار پر ٹوٹ پڑا، جو اب خود بھی سنبھل چکا تھا۔ ہم دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ جبار اتنا سہل نہیں تھا جتنا میں نے سمجھا تھا، ہر چند کہ وہ اس مرتبہ بھی میرے نیچے تھا۔ اچانک میری نظر سامنے پڑے ہوئے خنجر پر پڑی، مگر شاید مجھے دیر ہو چکی تھی۔ ابھی میں نے خنجر کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ جبار نے ہاتھ بڑھا کر خنجر جھپٹ لیا۔ اب میری پوری کوشش یہ تھی کہ وہ سیدھا نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ میرے لیے خطرناک تھا، مگر میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جبار کا جسم ایک بار پھر میرے نیچے زور سے تڑپا، پھر مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح وہ میرے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس کا خنجر والا ہاتھ بلند ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ میرے سینے میں خنجر اتار دے، میں نے اس کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا اور پورا زور صرف کر رہا تھا کہ کسی طرح خنجر میرے سینے میں اتر جائے۔ مجھے موت اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جبار کے چہرے پر ایسی ہی صفاقی اور درندگی تھی۔ خنجر اب میری گردن سے بمشکل 1 انچ بلند تھا۔ لمحے بھر کے لیے میرے دل میں خوف کی ایک لہر سی آئی اور چاہا کہ حمزاد کو طلب کروں، لیکن میری انا نے گوارا نہ کیا۔ پھر نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی اور میں نے خنجر کی پرواہ کیے بغیر اس کا خنجر والا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا اور اسی لمحے اپنا سارا جسم سمیٹ کر ایک طرف ہو گیا۔ حالانکہ میرا یہ عمل انتہائی خطرناک تھا۔ اگر اندازے کی ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو خنجر یا تو میرے سینے میں اتر جاتا یا گردن صاف کر دیتا، کیونکہ یہ ممکن تھا کہ جبار میرے زور لگانے کے باوجود مجھے اتنی مہلت نہ دیتا کہ میں ایک طرف ہٹ سکوں۔ پھر تو جیسے میرے اوپر خون سوار ہو گیا۔ مجھے اب نہ اپنی جان کی پرواہ تھی، نہ دل میں ذرا برابر خوف۔ میں اس کے پنجے سے نکل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی میرے مقابل کھڑا تھا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خنجر پھر غائب ہو چکا تھا۔ جبار خالی ہاتھ میں تھا۔ اس سے میں بھڑ گیا اور اسے ریگتا ہوا دیوار تک لے گیا۔ اس دوران میرا گھٹنا اپنا کام کر گیا۔ جبار چیخ کر ڈھیر ہو گیا۔ گھٹنا اس کی غلط جگہ پر لگا تھا۔ جبار فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساکت ہو گیا۔ میں ہانپتا ہوا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ سنہری موقع تھا کہ اگر وہ بے ہوش ہوا ہے تو میں اسے جہنم رسید کروں۔ میرے ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھے۔ مجھ پر عجیب دیوانگی سی طاری تھی۔ اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ صرف بے ہوش ہوا تھا۔ میری انگلیاں اس کی گردن میں پیوست ہو گئیں۔ ابھی میں نے سوچا ہی تھا کہ اس کا گلا
घोंट दूं कि अचानक मुझे अपने हाथ पर दबाव महसूस हुआ। मेरा हाथ जब्बार की गर्दन से अलहदा हो गए और अगर हमें पहुंचने में देर हो जाती तो वो अपना काम कर गई थी। मेरे सामने हमजाद खड़ा था। मैं उठकर खड़ा हुआ और हैरान हैरान सा हमजाद की बात समझने की कोशिश कर रहा था। हमजाद ने मेरे हाथ छोड़ दिए। जब्बार ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैं खोए खोए से लहजे में बोला, मगर तुम तो कुछ और ही कह रहे हो। मुझे तुमने उलझा दिया है। मेरी सांस अब भी फूली हुई है। हमजाद ने मेरी बात को नज़रअंदाज करके किसी नादीदा वजूद को मुखातब किया। जब्बार को उठाकर मेरी मसहरी पर डाल दो और जल्द से जल्द होश में लाने की कोशिश करो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मेरा हमजाद जब्बार के हमजाद को देखने का अहल था, लेकिन मैं नहीं। मैंने अंदाज़ा लगाया कि हकीकतन मेरा हमजाद जब्बार के हमजाद से ही मुखातब है। उसी लम्हे जब्बार का बेहोश जिस्म फिजा में बुलंद हुआ और वह आहिस्ता से मसहरी पर आ रहा। मैं अभी तक सख्त उलझन में था कि यह सारा मामला क्या है। हमजाद ने आज तक ऐसा नहीं किया कि मेरे किसी दुश्मन को माफ़ कर दिया। जब्बार के चेहरे पर अब पानी के छींटे पड़ रहे थे, मगर वो अभी तक बेहोश था। उसका निचला होंठ भी फट गया था, जिससे अब भी खून रस रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक जब्बार को कुछ देर बाद होश आ जाना चाहिए। हमजाद ने कहा, गलती दरअसल मुझसे ही हुई कि यहाँ से रवाना होते वक्त आपको मुहतात रहने के लिए ना कह सका, लेकिन मुझे ये तवक्का हरगिज़ नहीं थी कि वो इस हद तक बढ़ जाएगी। मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। मेरी उलझन बढ़ती जा रही है। मैंने हमजाद से कहा, पहले मेरा ख्याल था कि ये इल्म हो जाने के बाद कि अब उसके मुकाबले पर एक हमजाद नहीं बल्कि दो हमजाद हैं, वो अपनी हिफाजत के बारे में फ़िक्रमंद होगी। यहाँ गैर मौजूदगी में जो कुछ हुआ मैं उससे बेखबर नहीं हूँ और ना उस वक़्त बेखबर था जब यहाँ ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन उस वक़्त हमें खुद एक मुसीबत में फांस रखा था। अगर हम दो ना होते तो वो किसी तरह मुझे निकल कर जाने ना देती। दरअसल ये हुआ कि हम जैसे ही यहाँ से रवाना हुए उसे ये मौका हाथ लग गया। मैं जो कुछ कहने वाला हूँ उसकी तस्दीक जब्बार के बयान से भी हो जाएगी। हाँ, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उसने आप दोनों को तनहा देखकर ये मंसूबा बनाया कि क्यों ना आप दोनों को आपस में लड़वा कर किसी एक को ठिकाने लगवा दे। इसलिए उसने अपनी पुरस्रार कुव्वतें आजमाईं और आपको फ़रेब नज़र में मुब्तला कर दिया। फिर जो कुछ हुआ उसके नज़र का करिश्मा था। जब्बार ने आप पर हरगिज़ हमला नहीं किया था। आप दोनों आपस में भिड़ गए। यही मैं पारा का मकसद था। फिर अपनी पुरस्रार कुव्वतों ही के ज़रिए उसने आपको तैश में मुब्तला कर दिया। आप पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई, यहाँ तक कि आप बेहोश जब्बार को गला घोंटने तक तैयार हो गए। हर चंद कि ये आपकी फितरत और मजाज में नहीं है। आम हालात में आप कभी ये पसंद ना करते एक बेहोश आदमी और बेबस पर हाथ उठाएं। मैं पारा ने ना सिर्फ आपको बल्कि जब्बार को भी फ़रेब नज़र में मुब्तला कर दिया। वो ये समझा कि आप ख्वामख्वाह उसकी जान के दुश्मन हो गए हैं और आप खंजर लेकर उस पर हमला आवर हुए हैं। आप दोनों को गलतफहमी में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप इस कमरे में कहीं वो खंजर नहीं दिखा सकते। हमजाद खामोश हो गया। हमजाद की बात पर यकीन करते हुए भी गैर इरादी तौर पर मैं कमरे में इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा, मगर खंजर का दूर दूर तक निशान तक न था। मैं अब अपने किए पर सख्त नादम हो रहा था और साथ ही साथ मैं पारा भी खून खोल रहा था कि अचानक मुझे ख्याल आया कि हमजाद ने कहा था कि उसे भी मैं पारा ने किसी मुसीबत में फांस दिया था। ये ख्याल आते ही मैंने उससे दरियाफ़त किया, तुम पर क्या गुजरी वो तो बताओ। हम जैसे ही मीरठ की हदूद में दाखिल हुए कैद कर लिए गए। हमजाद ने बताना शुरू किया। कैद? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, वो कैद ही थी। बिल्कुल अचानक ही हम दोनों ने खुद को दूधिया हिसार में मौकीद देखा। वो मुतहरिक दूधिया हिसार शायद एक लम्हे के 1000वें हिस्से में हम पर हमला आवर हुआ और जब तक हम सबल थे उस वक़्त तक हम घेरे जा चुके थे।
हमें अपने वजूद जलते और झुलसते हुए महसूस हुए। वो दूधिया हिसार हमें एक सिमत खींचे लिए जा रहा था। हमारे इल्म में था कि अगर इस सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो ये दूधिया हिसार इस तरह हमें बेबस किए खींचता रहा और हमें इसी हालत में मैं पारा तक ले जाने में कामयाब हो गया तो वो हमेशा के लिए हमें कैद कर देगी, जिससे रिहाई नामुमकिन है। हमें सूरत हाल की नज़ाकत का पूरा एहसास था और अब हम बड़ी हद तक अपने हवास भी मजतमा कर चुके थे। गालबर उसी वक्त उसने यहाँ आपको और जब्बार को फरेब नज़र में मुब्तला कर दिया। उसने दूसरी चाल चली कि अगर वो एक में नाकाम हो जाए तो उसकी दूसरी चाल कारगर हो सके। हम उस वक्त खुद मुसीबत में गिरफ्तार थे। हम दोनों ने एक साथ अपनी कुव्वत सिर्फ करके मुतहरिक हिसार को आगे बढ़ने से रोक दिया, मगर अब इससे बाहर निकलने के लिए हमें कुछ करना था, जिसके लिए एक ख़तरा मोल लेना ज़रूरी था। वो ये कि कोई एक सिर्फ चंद लम्हे तन्हा इस हिसार को बर्दाश्त करे। ज़ाहिर है ये कुर्बानी मुझे ही देनी पड़ी। जब्बार के हमजाद को मैंने हिसार में से बाहर धकेल दिया। उसने हिसार से निकलते ही अपने गिर्द एक दूसरा हिफाजती हिसार खींचा और दूधिया हिसार की तरफ लपका, जिसे तन्हा रोके रखना मेरे बस में नहीं था। फिर जब्बार के हमजाद ने मुझे इस मौत के शिकंजे से बाहर खींच लिया और मैंने भी उससे निकलते ही फौरन हिफाजती हिसार का सहारा लिया। अब हम दोनों महफूज थे, लेकिन इस अरसे में यहाँ बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। यानी आप जब्बार की जान लेने के दर पे हो गए थे। हम सब कुछ छोड़कर इधर लपके कि कहीं आप जब्बार को ख़त्म ना कर दें, इसलिए कि जब्बार के ख़त्म होते ही उसका हमजाद आज़ाद हो जाता, फिर उससे काम लेने का मुझे कोई हक ना रहता। हमजाद पूरी बात बताकर खामोश हो गया। हमजाद की गुफ्तगू सुनकर मेरे जहन में आंधियां सी चलने लगीं। अभी हमने सिर्फ मीरठ जाने का कसद किया था, रवाना हुए थे। इस पर इतना सख्त मार का हुआ था। मीरठ पहुंचकर तो शायद मैं पारा हमें एक लम्हे के लिए भी सुकून लेने ना देती। मैं ख्यालों में खो गया। मेरे ख्यालों को हमजाद ने भी पढ़ लिया। वो कह रहा था, आप फिक्रमंद होने में हक बजानब हैं, लेकिन कोई ऐसी तशवीशनाक बात नहीं कि हम अपना इरादा मुलतवी कर दें। बस हमें बेइंतहा मुहतात और बेदार रहने की ज़रूरत है। उसी वक्त जब्बार ने कराह कर करवट बदली। फिर चंद लम्हों बाद ही वो फटी फटी आंखों से चारों तरफ देख रहा था। मुझ पर नज़र पड़ते ही जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो और छोटे छोटे कदम उठाता हुआ मसहरी के करीब जाकर रुक गया। मैं जानता था कि इस सारे हंगामे के बावजूद मेरे लिए उसके दिल में कुछ न कुछ एहतराम ज़रूर बाकी है, वरना अगर मैं उसकी जगह होता तो अब तक हमला कर चुका होता। फिर वो हंगामा आराई की इब्तदा भी मैंने ही की थी। वो सारे हंगामे के पसे मंज़र से ला इल्म था, जिससे हमजाद ने मुझे आगाह किया था। इसलिए पहले तो ज़रूरी ये था कि मैं उसे सारी बात बता दूं और फिर अपनी गलती की उससे माफ़ी मांग लूं। मेरे दिल में उस वक़्त के लिए रहम के जज्बात उमड़ रहे थे। मैं मसहरी पर बैठ गया और नहायत नरम लहजे में उससे मुखातब हुआ। जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारा कसूर है ना मेरा। लेट जाओ, तुम ज़ख्मी हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है मेरे भाई। मेरी इन अल्फाज का उस पर अच्छा रद्द अमल ज़ाहिर हुआ और वो लेट गया। फिर मैंने उसे तमाम वाक़यात से आगाह करना शुरू कर दिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर रकत बरे लहजे में बोला, मुझे माफ़ कर दो जब्बार, मैंने वाकई तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, मगर जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जो असबाब भी मैंने अभी तुम्हें बताए, उनकी रोशनी में हम दोनों से कोई कसूरवार नहीं ठहरता। फिर जब्बार ने एक और ही कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसे महसूस हुआ कि मैं अचानक टहलते टहलते जैसे ही मुड़ा तो मेरे हाथ में खंजर था। अभी जब्बार कुछ समझ भी ना पाया था कि मैंने उस पर छलांग लगा दी और खंजर उसके सीने में प्यूसत करना चाहा। फिर जब्बार अपनी जान की हिफाजत के लिए मुझसे नबरद आजमा हो गया। मुसलसल 1 घंटे की निगाहदाश्त के बाद जब्बार इस काबिल हो सका कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी जब मैं और जब्बार मीरठ के लिए अपने हमजादों के हमरा बाहर निकले। चारों तरफ साएं साएं करती हुई
तेज हवा थी। अंधेरे में तैरते हुए ताज महल के करीब से गुजरे और चमना पार कर गए। फिर लम्हा बेलम्हा हमारी रफ्तार तेज से तेज तर होती गई। चंद ही लम्हों में हम अकबराबाद को बहुत पीछे छोड़ चुके थे। जब्बार के लिए ये पहला तजर्बा था। फिर वो ज़ख्मी हालत में भी था, इसलिए एहतियातन मेरे हमजाद के मशवरे पर जब्बार के हमजाद ने उसे वक्ती तौर पर बेहोश कर दिया और उसके बेहोश जिस्म को लेकर मेरे साथ साथ महू परवाज था। मुझे मेरा हमजाद संभाले हुए था। मैंने दानिस्ता बेहोश होना नहीं चाहा था। शायद इसी सबब उन दोनों की रफ्तार इसी हद तक थी जिस हद तक मेरे लिए काबिले बर्दाश्त हो, लेकिन इसके बावजूद मुझे खौफ महसूस हो रहा था। यूँ समझ लो जैसे जदीद अहद का कोई तेज़ रफ्तार तैयारा परवाज़ कर रहा हो, जिसका तसव्वुर भी उस ज़माने में महाल था। मुझे अब याद नहीं कि मीरठ पहुँचने तक कितना वक़्त लगा, लेकिन इतना एहसास ज़रूर है कि वो अरसा बहुत थोड़ा था। मीरठ से कुछ पहले ही जब्बार को होश में ले आया गया। चलने से पहले हमजाद ने मशवरा दिया था कि सबसे पहले मीरठ पहुंचकर कहीं पनाह ली जाए, फिर उसने बाद कुछ किया जाए। क्या हिफाजती इंतजामात किए हैं, जब तक उनके बारे में पूरी तरह इल्म ना हो उस पर हाथ डालना ख़तरनाक हो सकता है। इस सिलसिले में जब्बार ने बताया कि खैर नगर दरवाज़े में उसका एक जवारी दोस्त है जो तनहा रहता है, वहाँ छुपा जा सकता है, क्योंकि पुलिस की नज़रों से बचना भी बेहद ज़रूरी था। मुझे तअज्जुब सिर्फ इस बात पर था कि रास्ते में मैं पारा ने हम पर कोई हमला क्यों नहीं किया। उसका सबब यह था कि मैं मुस्तकबिल में पेश आने वाले ख़तरात से कतई ला इल्म था। हम नहायत हिफाजत और सुकून के साथ मीरठ शहर में दाखिल होकर खैर नगर दरवाजे तक पहुंच गए और हमें किसी किस्म का हादसा पेश नहीं आया। जब्बार के इशारे पर हम दोनों एक मकान की छत पर उतर गए और वहां से उस मकान के बड़े सहन में से एक तरफ बड़े पेड़ के नीचे चारपाई बिछी थी। मेरी आंखें अंधेरे में बहुत देर रहने के सबब कुछ देखने की अहल हो गईं। मैंने देखा कि चारपाई पर कोई नौजवान महू ख्वाब है। जब्बार दबे कदमों उसकी तरफ बढ़ा और उस नौजवान की चारपाई के करीब पहुंचकर आहिस्ता से सरगोशी की। कैसर, उस नौजवान ने एक मर्तबा तो कसमसा कर करवट बदली, मगर जब्बार ने उसका हाथ पकड़कर झंझोड़ा तो वो एकदम बेदार हो गया और उसी वक़्त मैंने देखा कि मेरे हमजाद ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। रात के वक़्त अचानक इस तरह दो अफराद को देखकर डर गया था, और अगर हमजाद उसके मुंह पर हाथ ना रखता तो उसकी चीख निकल जाती। होश में आओ कैसर, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त जब्बार, नौजवान हकलाया। हमजाद इससे पहले उसके मुंह से हाथ हटा चुका था। मैं तो दरवाज़ा बंद करके सोया था। नौजवान ने घबराए हुए लहजे में कहा, फ़िलहाल ये बहस छोड़ो और हमारे सोने का इंतज़ाम करो, बकिया बातें सुबह होंगी, जब्बार ने कहा। नौजवान बेमुश्किल अपनी चारपाई से उठा और सामने दालान से गुजरकर उसने कमरा खोल दिया, जिसमें धीमी लौ से लालटेन जल रही थी। नौजवान ने कमरे में घुसकर लालटेन की लौ ऊंची की तो मैंने देखा कि कमरा खासा वसीओ अरीज है, लेकिन चारपाई कोई नज़र नहीं आ रही। नौजवान ने पहले एक चौकी पर रखे हुए कपड़े उठाए और फिर उसी चौकी पर से दो गद्दे और घसीट कर ज़मीन पर बिछाते हुए बोला, बुरा ना मानना, तुम तो जानते ही हो दोस्त कि एक जवारी के घर में इससे ज़्यादा और हो ही क्या सकता है। आज रात इसी तरह गुजारा करो, कल जो होगा देखा जाएगा। मगर एक बात सुन लें, आपके जब्बार के दोस्त हैं तो मेरे भी दोस्त हुए। किसी को कानो खान ये खबर नहीं होनी चाहिए कि जब्बार या उसका कोई शख्स आपके घर मेहमान है। ये आपके हक में भी बेहतर है और हमारे लिए भी। मैंने पहली मर्तबा नौजवान को मुखातब किया। नौजवान के चेहरे पर मेरी बात सुनकर एक लम्हे के लिए उलझन के आसार पैदा हुए और फिर नींद की झोंक में बेहतर है कहता हुआ वो कमरे से निकलकर सहन में बिछी हुई चारपाई की तरफ चल दिया। अंदर से दरवाज़ा लगा लो जब्बार और लालटेन की लो कुछ कम कर दो। मगर जब्बार मेरी बात का जवाब देने की बजाय हवा में हाथ निचाता हुआ अपने मखसूस अंदाज में बाएं जानब देख कर बोला,
तूने मौका मिलते ही फिर मेरी जान खाना शुरू कर दी। अभी ज़रा सुकून का सांस तो लेने दे, ज़रा मुझे चैन से लेट तो जाने दे। देख नहीं रहा है भाई, करामत ने मेरी क्या हालत बना दी है। मैं जब्बार की बात सुनकर दिल ही दिल में शर्मिंदा भी हुआ और खुश भी। खुश इसलिए हुआ कि जब्बार के लहजे में शगुफ्तगी थी। अब वो अपने हमजाद से इतना घबराया हुआ नहीं था। जब्बार ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लगाया और मेरे बराबर लेट गया। लेटने से पहले उसने पास रखी हुई लालटेन की लो भी मदम कर दी थी। मेरा हमजाद भी अभी तक मौजूद था। हूँ तो अब क्या इरादे हैं, मैंने हमजाद को मुखातब किया। अभी मैं इतना ही कह पाया था कि और हमजाद मेरी बात का जवाब भी ना दे पाया था कि मैंने एक अजीब किस्म की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, हमजाद ने मुझे हाथ पकड़ कर घसीटा और तकरीबन चीखते हुए बोला, भागिए, इस कमरे से निकल चलिए, इसकी दीवारें गिरने वाली हैं। हमजाद के इतना कहते ही मेरे जिस्म में जैसे बिजली कूंद पड़ी। मैं हमजाद के साथ कमरे की दरवाजे की तरफ भागा। मेरे पीछे पीछे जब्बार था, जिसे शायद उसके हमजाद ने बाखबर कर दिया था। हम दरवाज़ा खोलकर बाहर दालान में निकले ही होंगे कि बहुत ज़ोर का धमाका हुआ, जैसे कहीं तोप चली हो। अगर हम इस वक्त दालान से निकलकर सहन में छलांग ना लगा देते तो दालान की गिरने वाली छत हमारे ऊपर होती। सहन में सोया हुआ नौजवान भी क्या हुआ चीखता हुआ उठा, मगर इतनी देर में हमजाद मुझे लेकर घर के पिछली दरवाजे तक पहुंच चुका था। हमजाद भागते भागते कहता जा रहा था, यहाँ से फ़ौरन निकल चलिए वरना फंस जाएंगे, पूरे मोहल्ले में जाग हो गई है। मैं दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से गली में निकल गया। जब्बार अब भी मेरे पीछे पीछे था। आसपास के लोग मकानों से निकल पड़े थे और एक दूसरे से इस धमाके का सबब दरियाफ्त कर रहे थे। वो सब इस कदर मबहूत और परेशान थे कि उनमें से किसी ने हमारी तरफ कोई तवज्जो ना दी और हम गलियों गलियों काफ़ी दूर निकल गए। अब सुबह के आसार नमूदार होने लगे और हम अभी तक बेठिकाना थे। इस मर्तबा भी जब्बार ही की तजवीज़ पर अमल किया गया। उसका मशवरा था कि इस महल्ले के आखिरी और उसका वो मकान जो अपना मकान बेचने के बाद उसने किराए पर हासिल किया था, उस मकान में उसकी ज़ईफ़ माँ का क़याम था। करीबी पनाहगाह यही थी, लिहाजा वक्ती तौर पर ही से ही वहाँ जाकर छुपा जा सकता है। कुछ देर बाद ही जब्बार एक नीम शिकस्ता से मकान पर दस्तक दे रहा था। दरवाज़ा एक ज़ईफ़ खातून ने खोला। उसने अपने हाथ में थामी हुई लालटेन ऊंची की। जब्बार पर नज़र पड़ते ही वो एकदम आगे बढ़ी और जब्बार को सीने लगाकर रोने लगी। तू मुझे किस पर छोड़ गया मेरे लाल? तूने ये भी ना सोचा कि तू ही मेरे बुढ़ापे का आखिरी सहारा है। वो ज़ईफ़ खातून रोती जा रही थी और बार बार जब्बार के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर फरियाद भी करती जा रही थी। दुख भरी ममता का ये नज़ारा देखकर मेरी आंखें भी भीग गई। लेकिन उसी वक्त हमजाद ने मुझे मकान में दाखिल होने का इशारा किया। अब तो मैं तेरे पास आ गया हूँ माँ, अब कहीं नहीं जाऊँगा। जब्बार की आवाज़ भरा गई। अभी भी कहीं तो तोप चली है बेटा। मैं जानू छावनी वाले एक बार फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। चल जल्दी से अंदर घर आ जा, क्या पता क्या वक्त है। बुढ़िया ने यह कहकर जल्दी से कुंडी चढ़ा दी। मैं मकान के अंदर पहुंच ही चुका था। बुढ़िया अपने बेटे में इतनी खोई हुई थी, उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो ही ना दी। ये मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल बड़े भाई की तरह। इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। जब्बार ने मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए अपनी माँ से कहा। बुढ़िया ने अपने हाथ में थामी हुई लालटेन फिर ज़मीन पर रख दी और उसका हाथ फ़ौरन अपने सर पर गया। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया था। मैंने उस बढ़ापे में उसकी शर्मो हया और तहजीब व शाइस्तगी देखकर दंग रह गया। मैंने उसे सलाम किया, जिसके जवाब में उसने मुझे दुआएं दी और बर्दबारी से अंदर सहन की तरफ चल दी। मकान ज़्यादा बड़ा नहीं था। 2 कमरे और छोटी सी अंगनाई थी। एक कमरे में जब्बार की माँ चली गई और उसके सामने बने हुए दूसरे कमरे में जब्बार मेरे और अपने सोने का इंतज़ाम करने के लिए बढ़ा। लेकिन मैंने अपने हमजाद के कहने पर उसे ऐसा करने से बाज रखा। हमारा मशवरा था कि हमें खुले आंगन में और दीवारों से हट कर सोना चाहिए। चारपाइयों का मसला भी था, बल्कि यहाँ तो गद्दे भी मुयस्सर नहीं थे।
सिर्फ 2 दरियां आंगन में बिछाई गई थीं। अब सुबह का हल्का हल्का उजाला भी हर तरफ फैलने लगा। मेरठ आने के बाद मैं पारा का ये पहला वार था। हमजाद की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। तो क्या इस मकान की दीवारें गिरने में मैं पारा का हाथ था? मैंने पूछा। कतई, हमजाद ने जवाब दिया। खैरनगर में हम दोनों की मौजूदगी ने उसका मंसूबा नाकाम बना दिया। रफ्ता रफ्ता उसके हमलों में शिद्दत आती जा रही है और मेरा तो ख्याल है कि वो यहाँ भी ज़्यादा देर सुकून से नहीं बैठने देगी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब तुम आज रात पहली बार मेरठ में दाखिल हुए तो उसने अपने दूधिया हिसार के ज़रिए तुम पर हमला किया। वो अब ऐसा क्यों नहीं कर रही? उसकी वजह है वो ये कि अब तक हम दोनों उस हिफाजती हिसार में हैं। ये हिसार भी उसके हिसार की तरह मुतहरिक है। उसके अंदर रहते हुए हम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती और हम वो नादीदा हिसार अपने दोनों के गिर्द भी कायम कर चुके हैं, वरना अब तक आप दोनों इतने सुकून व इत्मीनान से ना होते। अब अपने एक हरबे को नाकाम होते देखकर वो दूसरे हरबे इस्तेमाल कर रही है। अब उसने मादी अशिया का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मसलन अभी कुछ देर पहले का वाकया, उसने अपनी पुरस्रार कुव्वतों के ज़रिए उस मकान की दीवार को नुकसान पहुंचाया ताकि वो आप दोनों पर गिरें और दोनों की ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएं। तुमने उससे पहले इस हिसार से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? मैंने सवाल किया। इसके लिए 2 हमजाद की मौजूदगी और दोनों में बाहमी इश्तराक व तावन ज़रूरी है, जो ज़ाहिर है इससे पहले हमें मुयस्सर नहीं था। हमजाद ने जवाब दिया। मुझे सख्त नींद आ रही है और ये कमबख्त मुझे सोने नहीं दे रहा। अब बताइए मैं क्या करूं? इस मर्तबा जब्बार ने मुझे मुखातब किया, जो मुझसे पहले दरी पर लेट चुका था। प्यारे, फ़िलहाल सब्र करने के अलावा कोई चारा नहीं। तुम देख नहीं रहे कि सुबह होने वाली है और फिर हम कितने गैर मामूली हालात से 2-4 हैं। तुम्हें शायद तुम्हारे हमजाद ने बताया हो कि इस वक्त तुम एक हिफाजती हिसार में हो, वरना अब तक ना जाने क्या क्या क़यामतें बीत चुकी होती। लेकिन आपने तो कहा था कि मैं कहूँगा आपसे मेरी जान छुड़ा देंगे। जब्बार ने मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए अपनी रट लगाई। इस वक्त वो भी नामुमकिन है। ऐसा कोई भी कदम ना सिर्फ गैर मोहतात होगा बल्कि मुमकिन है कि जान के लाले पड़ जाएं। तुम्हारा इशारा मैं समझ रहा हूँ, मगर उसके लिए हिफाजती हिसार से बाहर आना पड़ेगा, जिसका मतलब है खतरा ही खतरा। दूसरा ये कि एक हमजाद को तन्हा देखकर मैं पारा हम पर भारी पड़ सकती है। मैंने उसे समझाया। तो फिर मैं दोबारा नहा लूँगा, जब्बार ने भोलपन से कहा। नहीं, इस बार मेरे लहजे में सख्ती थी। इस बात की ज़मानत कौन देगा कि उस वक़्त तक तुम जिंदा बचे रहोगे? जब्बार को खामोश देखकर मैंने कहा। बोलो, जवाब दो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कह तो आप ठीक ही रहे हैं, मगर इस वक्त मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। उस वक़्त मैंने देखा कि हमजाद के चेहरे पर फ़िक्र के साए मंडलाने लगे। फिर वो आप बड़बड़ाया। यकीनन यही हो सकता है। क्या हुआ? मैंने घबरा कर पूछा। आपको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। पूरे खैरनगर दरवाजे को मिलिट्री ने खामोशी के साथ अपने घेरे में ले लिया है और वो रफ्ता रफ्ता अपना हल्का तंग करते जा रहे हैं और अब यहाँ तक पहुँचने में उन्हें सिर्फ कुछ देर बाकी है और हमें उससे पहले ये इलाका छोड़ देना है। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं। आप दोनों को बेहोश करके हम फरार हो जाएं, इसलिए कि होश में रहते हुए हमारी रफ्तार के सबब अपने हवास खो बैठेंगे और हमें आपको लेकर खासी बुलंदी तक जाना पड़ेगा ताकि उन्हें कोई शक ना हो। मगर तुम लेकर कहाँ जाओगे? मैंने जल्दी से पूछा। ये बाद में सोचा जाएगा, फ़िलहाल तो यहाँ से भागना बहुत ज़रूरी है। जब्बार भी बड़बड़ाकर उठ बैठा। उसे भी उसके हमजाद खतरे से मतला कर चुका था। तुम अपनी माँ से कह आओ कि मिलिट्री वाले यहाँ तक पहुँच जाएं और उनसे पूछगछ करें तो वो ये हरगिज़ ना बताएं कि तुम या कोई और यहाँ आया था। मेरी बात सुनकर जब्बार तकरीबन दौड़ता हुआ सामने वाले कमरे में घुस गया और फ़ौरन ही उल्टे पांव वापस आ गया। उसकी माँ बेचारी घबरा कर कमरे के दरवाजे में
हक्का बक्का खड़ी हुई थी और उस वक़्त उसे अपने दुपट्टे का भी होश ना रहा था। मैं और जब्बार अपने अपने हमजादों के कहने के मुताबिक दरियों पर सीधे लेट गए। हमजाद ने जैसे ही मेरी कंपनियों पर अपने हाथ रखे, मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। अब मैं और जब्बार अपने अपने हमजादों के रहमो करम पर थे। मुझे होश आया तो मैंने अपने चारों तरफ गहरा अंधेरा देखा। कुछ देर तो मैं हर तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा, लेकिन चंद ही लम्हों में मुझे सब कुछ याद आ गया। मगर मैं सोचने लगा, इस वक्त तो दिन निकल चुका था जब मुझे बेहोश किया गया था। मैंने अपने नीचे नरम और गदगदा बिस्तर महसूस किया। मेरा ख्याल है कि आप अब होश में आ चुके हैं। मुझे अंधेरे में हमजाद की सरगोशी सुनाई दी। हाँ, मैंने ज़ोर से कहा। ज़रा आहिस्ता बोलिए, हम ख़तरे के बहुत करीब हैं। हमजाद ने कहा। मगर हम हैं कहाँ? आप अपनी पुल वाली हवेली में हैं। क्या? बेगम पुल का नाम सुनकर मैं उछल पड़ा। इसका मतलब ये था कि मैं अपने दुश्मनों के घर में था। यहाँ से 3-4 मकान छोड़कर सामने वाली हवेली मैं पारा की थी और बाएं तरफ 8-10 मकानों के बाद मीरठ के नवाब साहब का महल नुमा हवेली। अब मेरी समझ में आया कि हमजाद ने यह क्यों कहा था कि हम खतरे के बहुत करीब हैं। आखिर हमजाद को क्या सूझी कि हमें यहाँ उठा लाया। मैंने हमजाद से हकीकत हाल दरियाफ़त की। हमारे बेहोश होने के बाद क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए, हमजाद हमें बताने लगा। हम दोनों आपको और जब्बार को खैर नगर दरवाजे से बेहिफाजत निकाल ले जाने में कामयाब हो गए थे। हमारे इल्म में था कि मैं पारा अपनी पुरस्रार कुव्वतों को हमारे सामने मफलूज होते हुए महसूस करके दूसरे हरबे आजमा रही है। हम आपको वहां से निकाल कर आपकी कैसरगंज वाली हवेली में ले गए, जो आपने जब्बार से खरीदी थी और जिसको हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया था। मल्ट्री ने खैर नगर दरवाजे से एक एक मकान की तलाशी ली। वो जब्बार के घर पहुंचे। किसी भी शख्स को अपने घर से निकलने और उस वक़्त तक इजाज़त नहीं दी गई जब तक मल्ट्री ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल ना कर ली। उस तमाम हंगामे में उन्हें 2 के 2:30 बज गए और वो नाकाम नामुराद वापस हुए। लेकिन मल्ट्री को इस बात की इतला किसने दी कि हम खैर नगर दरवाजे में हैं? मैं बीच में बोल पड़ा। आपके पुराने हमदर्द किबला नवाब साहब ने। दरअसल मैं पारा ने अपने वालिद तबीब ख़ास अरशाद अहमद को इस बात से आगाह किया है कि हम लोग कहाँ रूपोश हैं, और तबीब ख़ास उस वक़्त नवाब साहब के पास दौड़े। नवाब साहब को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने उसकी इतला बग़ैर वक़्त ज़ाया किए आला हकाम को दी। मीरठ के आला हकाम तक ये खबर पहले ही पहुँच चुकी थी कि आप कूल की जेल से फ़रार हो चुके हैं, और ये कि आपके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किसी खुफिया तंजीम के सरबराह भी हैं। वो पहले ही इस बात आपकी बो सूंघते फिर रहे थे। जैसे ही नवाब साहब ने उन्हें बताया कि उनको अपने खुफिया ज़राए से मालूम हुआ है कि आप खैर नगर दरवाजे में हैं, उन्होंने सारे इलाके को घेर लिया। तो ये थी असल वजह। तबीब ख़ास अरशाद अहमद ख़ान अपनी बेटी मैं पारा की पुरस्रार कुव्वतों के बारे में पहले से ही बाखबर हैं। इसलिए उन्होंने बगैर किसी तामल के उसकी बात का यकीन कर लिया। लेकिन तुम कह रहे थे कि तुम हमें कैसरगंज वाली हवेली में ले आए हो, वहाँ से यहाँ तक किस तरह आ गए? मैंने अभी आपको सिर्फ दोपहर 2:30 बजे तक के वाक़यात बताए हैं। जबकि पुलिस और मिलिट्री खैर नगर दरवाजे से मायूस होकर लौटी तो आला हकाम ने एक बार फिर किबला नवाब साहब से रजू किया और नवाब साहब पर जोर दिया कि वो ज़राए बताए जाएं जिनसे नवाब साहब को मालूम हुआ है कि शेख करामत और जब्बार खैर नगर दरवाजे में हैं। ज़ाहिर है कि नवाब साहब ने किसी तरह उनसे अपनी जान छुड़ाई। वो ये कह नहीं सकते थे कि उन्हें अपने तबीब ख़ास ने बताया है। नवाब साहब को अपना भरम भी कायम रखना था। लेकिन आला हकाम के जाने के बाद नवाब साहब ने तबीब ख़ास को आड़े हाथों लिया, जिनकी वजह से उन्हें इतनी ज़िल्लत उठाना पड़ी। तबीब ख़ास फ़ौरन अपने घर रवाना हो गए और मैं पारा से इस्तग़फ़ार किया कि उसने उन्हें
एक बेबुनियाद बात बताकर नवाब साहब की नज़रों में नीचा कर दिया है। मैं ने तबीब खास को तमाम बात बता दी और कहा कि अब वो लोग खैर नगर दरवाजे से निकलकर कैसरगंज फरार हो गए हैं। मैं ने तबीब खास को ये भी बता दिया कि उन लोगों के पास कुछ पुरस्रार कुव्वतें भी हैं जिनके सबब आप मिलिट्री से बच कर निकल गए, वरना आप लोग उसकी इत्तला के मुताबिक खैर नगर दरवाजे में ही थे जहां मिलिट्री मौजूद थी। तबीब खास को दिल में खुलबली मची और उन्होंने जाकर तमाम बात नवाब साहब को बता दी। नवाब साहब भला ये किस तरह बर्दाश्त कर सकते थे कि आपका दुश्मन मीरठ में मौजूद हो। उन्होंने एक बार फिर आला हकाम को खड़खड़ खड़ाया। नवाब साहब की काफ़ी यकीन दहानी के बाद एक बार फिर मिलिट्री हरकत में आ गई और हम खामोशी से ये सब कुछ देखते रहे ताकि बिल्कुल ऐन वक्त पर आप दोनों को लेकर गायब हो जाएं। अब शाम हो चुकी थी जब हमने देखा कि मिलिट्री का हल्का तंग होते होते हवेली तक पहुंच चुका है, तो वहां से गायब होकर इस हवेली में मुंतकिल हो गए। इस अरसे में हमने ये इंतज़ाम भी कर लिया कि पूरी हवेली पर हिफाजती हिसार खींच दिया ताकि मैं पारा का ये हरबा भी नाकाम हो सके कि वो पूरी हवेली ही ढा दे। रात गए तक कैसरगंज के एक एक मकान को खंगाला गया। कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि उनसे पूछगछ की जा सके, मगर सब कुछ बेसूद साबित हुआ। नवाब साहब उस नाकामी से इतने परेशान हुए कि उन्होंने मिलिट्री की नाकामी के बाद आला अफसरान से अपनी तबीयत की नासाजी का बहाना करके मिलने ही से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने तबीब खास अरशाद अहमद खान तक से मिलना पसंद नहीं किया। नवाब साहब तबीब खास से सख्त खफा हैं, जिनकी वजह से उन्हें ज़िल्लत का मुंह देखना पड़ा। अब सूरत हाल के अफसरान और दूसरे आला हकाम नवाब साहब की तरफ से बद दिल हैं कि उन्होंने एक तो मिलिट्री को अपने ज़ाये के मुतअल्लिक़ कुछ नहीं बताया, दूसरा मिलिट्री को बुरी तरह नाकाम होना पड़ा। अब मैं पारा का ये ज़रिया भी एक तरह से नाकाम हो गया है। पे दर पे नाकामियों ने मैं पारा को भी बुखला दिया है और वह सख्त परेशान है। कितनी अजीब बात है कि उसके इल्म में है कि दुश्मन कहाँ छुपे हुए हैं और वह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसने तीसरी बार बड़ी मिन्नत समाजत करके अपने बाप तबीब खास को इस बात पर आमादा कर लिया था कि वो एक मरतबा नवाब साहब को इस बात से मतला कर दें कि आप कहाँ छुपे हुए हैं, ताकि मिलिट्री रात के वक़्त इस इलाके को घेर कर आपको गिरफ्तार कर ले। मगर जैसा कि मैं बता चुका हूँ, नवाब साहब ने तबीब खास से मिलना ही पसंद नहीं किया और वो मायूस होकर लौट आए। अब कम अज़ कम सुबह तक यहाँ मैं पारा के हर हरबे से महफूज रहा जा सकता है। हमजाद ने आज दिन भर की पूरी तफसील सुना दी। जब्बार कहाँ है, मैंने पूछा। वो बराबर वाले कमरे में मौजूद है और उसे भी अब होश आ चुका है, हमजाद ने बताया। उसके बाद कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही, फिर हमजाद की आवाज़ सुनाई दी। अब तक मैं पारा हम पर वार करती रही है, मगर मैं समझता हूँ कि अब हमारी बारी है और आज की रात उसके लिए बहुत मुनासिब है। अगर उसे इस बात का मौका दिया गया कि वो संभल जाए या कोई और सूरत निकाले तो हमारे लिए ख़तरनाक होगा। इस वक्त वो अपनी नाकामियों का दुख भुलाने के लिए एक नौजवान के साथ रंग रलियां मना रही है। ये मौका हाथ से निकल गया तो मुमकिन है बहुत दिन पछताना पड़े, तो क्यों ना आज रात ही उससे दो दो हाथ हो जाएं। बिकौल तुम्हारे हम दोनों के गिर्द हिफाजती हिसार तो कायम है जिस पर उसका कोई असर ना होगा, तो फिर देर क्या है। मैं एकदम उठकर बैठ गया। जब्बार को भी साथ ले जाने की ज़रूरत है। नहीं, सिर्फ उसका हमजाद हमारे साथ जाएगा, वो यहीं रहेगा, हमजाद ने जवाब दिया। आप जब्बार से इसके हमजाद को ये हुक्म दिलवा दें कि उसका हमजाद मार्के में मेरी मुआवनत करे। जल्दी कीजिए, आधी रात यूं ही गुजर चुकी है। मैं उसकी हवेली के एक एक कमरे से अच्छी तरह वाकिफ़ था, इसलिए अंधेरा होने के बावजूद अंदाजे से अपने कमरे से निकला और बराबर वाले कमरे में दाखिल होकर आहिस्ता से जब्बार को आवाज़ दी। वो जाग रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर वो मेरे हमरा हवेली के सहन में आ गया। मैंने उसे पूरी तफसील समझाई
اور اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نہ جانے مجھے کیا سوجی، میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور میں پارا کا تصور کیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ میرے سامنے تھی۔ اس کے کمرے میں شمع دان روشن تھا۔ حمزاد میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ آپ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بالکل، میں نے جواب دیا۔ آج سارے اگلے پچھلے قرض چکا دیے جائیں گے۔ اس فکرے کے ساتھ ہی میں نے اپنے جسم کو فضا میں اڑتے ہوئے محسوس کیا۔ چند ہی لمحوں بعد میں پارا کی حویلی کے اندر تھا اور بالکل اس کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا جس میں میں پارا تھی، مگر یہ کمرہ اندر سے بند تھا۔ دوسرے ہی لمحے حمزاد بند کمرے کے کواڑوں میں تحلیل ہو چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ ایک شور کے ساتھ کھلا اور میں دھڑکتے ہوئے دل سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں پارا کی مجھ پر نظر پڑتے ہی ایک دم مسحری سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک میری اور اس کی نظریں ملیں اور میں نے کہا، میں آ گیا ہوں میں پارا، میں آ گیا ہوں۔ تو پھر یقین کر لو تمہاری موت ہی تم کو یہاں گھسیٹ لائی ہے۔ میں پارا کا فکرہ پورا نہیں ہو پایا تھا کہ اچانک کمرہ نہایت تیز قسم کی روشنی سے بھر گیا، جیسے رات کے وقت سورج نکل آیا ہو۔ میں نے گھبرا کر اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیں۔ پھر میری سماعت سے ایک عجیب گرجتی ہوئی آواز ٹکرائی۔ یہ الفاظ میرے لیے عجیب تھے، مگر وہ آواز اجنبی نہیں تھی جس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me.